Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, welcoming you all to another exam analysis video. और guys, आज हो चुका है 18 मार्च 2026 और आज का आपका 18 मार्च का रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम है गाइस वो हो चुका है। इसीलिए हम आपके लिए ये एग्जाम एनालिसिस वीडियो लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम यानी कि 18 मार्च 2026 का जो डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस है, जो कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस है, वो सभी चीजें जो कि आज के इस पेपर में पूछी गई हैं वो सारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो गाइज, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो कहीं भी स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो एंड तक जरूर से देखना है, बिकॉज डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल। ठीक है, अगर आपने आज का एग्जाम दिया है या फिर आने वाली शिफ्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तब तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। अब बात करें इस रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के बारे में थोड़ा सा, तो गाइज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला ये रेलवे एनटीपीसी का जो एग्जाम है, ये इंडिया के सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम्स में से एक होता है। ठीक है, तो क्योंकि इतना ही ज्यादा पॉपुलर है तो भाई कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी कम्स अप, जैसे बोलते हैं ना, ग्रेट पावर कम्स अप विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी तरह से जो पॉपुलैरिटी होती है, इट कम्स अप विद ग्रेट कंपटीशन ऑल्सो। अब इतना ज्यादा पॉपुलर है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मात्रा में कंपटीशन रहता है, बहुत ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, अपीयर होते हैं, एग्जाम देते हैं, तो कंपटीशन का लेवल अच्छा खासा है। ठीक है, अब रेलवे एनटीपीसी एग्जाम क्योंकि इंडिया के सबसे पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम में से एक है, तो इसका जो रिक्रूटमेंट होता है, इस रिक्रूटमेंट के थ्रू क्या करते हैं रेलवे डिपार्टमेंट के लोग, क्या करते हैं, अलग अलग पोजीशंस जैसे कि जूनियर क्लर्क हो गया, अकाउंट्स क्लर्क हो गया, गुड्स गार्ड हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, या और भी काफी तरीके के कमर्शियल अप्रेंटिस जो होती हैं, इस तरह के जो नॉन टेक्निकल पोस्ट होती हैं, उन पर सिलेक्शन करवाते हैं इस पर्टिकुलर एनटीपीसी के एग्जाम के द्वारा। ठीक है, तो ये सारा थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड क्योंकि आपको देना चाहती थी। अब बात करें कि इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो गाइज वो सभी क्वेश्चन जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं, अलोंग विद देयर करेक्ट आंसर, 100% मैं आपको एक एक चीज वही बताने वाली हूँ जो कि आज के पेपर में पूछी गई है। गाइज जितने भी क्वेश्चंस हमें स्टूडेंट्स के फीडबैक के द्वारा पता चले हैं, वो सारे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। बट यस, अगर उसके अलावा भी आपको लगता है कि इफ आई मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग, तो प्लीज जरूर से कोऑपरेट करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर से बता दीजिएगा, सो दैट बाकी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी भी मदद हो जाए। ठीक है, सो अगर आप रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये एनालिसिस आपको एग्जाम का जो पैटर्न चल रहा है, एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है, वो समझने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सो मार्क माई वर्ड्स एंड स्टिक अराउंड। ठीक है, तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे रेलवे एनटीपीसी 18 मार्च 2026 के एग्जाम का डिटेल्ड एनालिसिस। एंड यस, बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस, वन थिंग इंपॉर्टेंट जो कि मैं हर बार आपको बोलती हूं, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पर नए आए हैं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। उससे मिलेंगे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस, आपके फोन पर, मोबाइल पर, लैपटॉप पर, जिस पर भी आप देख रहे हैं। और हमें आपसे मिलेगा आपका प्यार और मोटिवेशन थोड़ा टू कम अप विद सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, तो अभी लाइक करो, अभी सब्सक्राइब करो, अभी नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट कमिंग फ्रॉम अस। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। सो गाइस, बात करें पहले क्वेश्चन की, तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह से पूछा गया था आज के पेपर में, दैट अबाउट विच लैंग्वेज डिड अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जी ने कहा था कि दिस इज अ लैंग्वेज विच ओनली द ब्राह्मण्स नो। ठीक है, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे हिंदूज को, हमारे ब्राह्मण्स को पता है, बट देयर इज वन स्पेसिफिक लैंग्वेज जो कि अमीर खुसरो जी के हिसाब से ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण्स जानते हैं। वो कौन सी लैंग्वेज है आपसे पूछा गया था, तो गाइज वो है संस्कृत। तो संस्कृत आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब अगर आप जानते ही होंगे तो गाइस दो तरह के एग्रीकल्चर होते हैं, जिसमें एक होता है हमारा इंटेंसिव एग्रीकल्चर और दूसरा होता है एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। अब आपको सवाल ये पूछा गया था कि इन दोनों में अगर कोई डिफरेंस बताना हो तो ऐसा कौन सा मेन डिफरेंस होगा जो आप बताओगे, जो कि एक्चुअल में उनको डिफरेंशिएट करता है कि हाँ दिस इज द इंटेंसिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड दिस इज द एक्सटेंसिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। तो गाइज अगर वो हो तो वो आप कैसे बता सकेंगे? तो ऑप्शन में एक आपको ऑप्शन गिवन था कि प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। तो ये क्रिस्टल क्लियर एक ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको बताता है कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर फार्मिंग में इतना प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया हो रहा है, तो वो इंटेंसिव है या फिर वो एक्सटेंसिव है। या फिर अगर इस पर्टिकुलर एग्रीकल्चर फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर में इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारी लेबर का, हमारी कैपिटल का। तो ये दो मेन इंपॉर्टेंट ऐसी आप कह सकते हैं क्राइटेरिया है जिससे आप डिफरेंस बता सकते हैं कि हाँ भाई अगर इतना है तो ये इंटेंसिव है, इतना है तो एक्सटेंसिव है। सो द मेन डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिव एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर इज द प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। नेक्स्ट है हु वाज अवार्डेड बेस्ट न्यू आर्टिस्ट एट द 68th ग्रैमी अवार्ड्स 2026। सो गाइस रिसेंटली 68th ग्रैमी अवार्ड्स 2026 हमें देखने को मिले थे, जिसमें एक नए आर्टिस्ट को अवार्ड दिया गया था जिसको बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। सो वो कौन है? वो है ओलिविया डियान। तो ओलिविया डियान आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next is under which section of the Indian Citizenship Act 1955 can the central government deprive a person of their citizenship if they show disloyalty or act as a traitor towards India? सो गाइज ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर आप किसी नेशन से जुड़ते हैं, अगर आप किसी नेशन के सिटीजन हैं और अगर आप उसी नेशन से गद्दारी करते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए तो मतलब डिटेनमेंट भी मैं कहूंगी कि काफी कम चीज है, उसके लिए तो काफी बहुत बड़ा ही लॉ एंड ऑर्डर जरूरी होता है। तो इसीलिए इंडिया के सिटीजनशिप एक्ट जो कि 1955 में आया था, उसके तहत एक सेक्शन 10 है जो कि बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उस बंदे को उसकी सिटीजनशिप मतलब उससे छीन सकती है अगर वो किसी भी तरह की कोई गद्दारी दिखाता है टुवर्ड्स इंडिया। ठीक है, किसी भी तरह की कोई डिसलॉयल्टी हो गया या वो एक्ट करता है एज अ ट्रेटर टुवर्ड्स इंडिया, तो सेक्शन 10 के तहत ये चीज पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट है तैगा इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो गाइस जो तैगा फॉरेस्ट होते हैं, ये तैगा एक नामक फॉरेस्ट है। तो ये जो तैगा फॉरेस्ट होते हैं वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट में आते हैं। सो कॉनिफेरस फॉरेस्ट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंटिल मई 2025 पीयूष गोयल वाज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ विच मिनिस्ट्री। सो गाइस साल 2025 मई तक पीयूष गोयल जी जो थे वो भी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के हिस्सेदार थे। अब बात करें कि वो कौन सी मिनिस्ट्री संभाल रहे थे। So guys, Ministry of Commerce and Industry was the ministry which was coming under his regulations and monitoring system. तो Ministry of Commerce and Industry आपका correct answer होने वाला है। ओके, नेक्स्ट है द कंप्यूटर फाइल एक्सटेंशन डॉट एम एस ई। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है डॉट एम एस ई, ये प्राइमरली एसोसिएटेड है किस पर्टिकुलर चीज से? आपको ऑप्शन में गिवन था साइबरलिंक मीडिया शो। अगर आप देखें डॉट एम एस ई से भी क्लियर होता है कि वो चीज किस चीज से रिलेटेड है। सो गाइस साइबरलिंक मीडिया शो आपका करेक्ट आंसर होगा विच इज एसोसिएटेड विद द एक्सटेंशन डॉट एम एस ई। Okay, next है which common and essential characteristic found in all known living organisms of earth। तो guys हमारे अर्थ पर जितने भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें अगर कुछ एक कॉमन चीज है जिससे कि वो और लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिल्डअप करते हैं तो वो होगा रिप्रोडक्शन, बिकॉज रिप्रोडक्शन इज गोइंग टू बी common between all living organisms that are there on earth, and it is definitely common also एंड एसेंशियल ऑल्सो। तो ये कॉमन भी है, उसके साथ साथ एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है जो कि अर्थ पर मौजूद है, क्योंकि दैट्स हाउ द नेचर इज गोइंग ऑन एंड अराउंड। उसी से फिर उसका कहते हैं ना प्रचलन हो रहा है, आगे बढ़ रही है वो चीज। सो रिप्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर।
famous folk song of Uttar Pradesh is primarily sung during the rainy season by women? तो guys उत्तर प्रदेश में एक गाना है, एक तरह का, मतलब आप कह सकते हो, नॉट पर्टिकुलर गाना, बट इट इज अ फेमस फोक सॉन्ग जिसे बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि गाया जाता है वहां की औरतों के द्वारा, जो कि बारिश के समय में उसको गाती हैं, तो उसको बोलते हैं कजरी। तो कजरी उससे बोलते हैं। ओके, थीम आपसे पूछी गई थी गाइज। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स पे ध्यान दिया करो, क्योंकि काफी ज्यादा जरूरी होता है कौन सा दिन किस दिन पड़ता है, क्या होता है, और उसकी थीम बेसिकली क्या होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है। इसी तरह से आज आपको वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2025 की थीम पूछी गई थी। सो गाइज, अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब आता है, सो गाइज इट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 5 जून। और इस साल यानी 2025 की अगर मैं थीम की बात करूं, तो थीम रही थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। सो बीट प्लास्टिक पोल्यूशन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इन विच फेमस टेम्पल्स सेंक्टोरम इज द यूनिक चतुर्मुख से मेरा मतलब है फोर फेस्ड आइडल ऑफ लॉर्ड विष्णु लोकेटेड। सो गाइज, लॉर्ड विष्णु के जो चारों ही मुख हैं, ऐसा देखने वाला एक जो मंदिर है, ये आपका खजुराहो में पाया जाता है, और उसको बोलते हैं लक्ष्मण टेम्पल। तो लक्ष्मण टेम्पल खजुराहो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना, भारत रोजगार योजना कम इनटू इफेक्ट? तो गाइज, ये जो योजना है, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PMVBRY, ठीक है। अब ये जो योजना है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, जो कि ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से रिलेटेड है, जो ऐसे बीपीएल के अंडर लोग आते हैं हु आर अनएम्प्लॉयड बेसिकली, जो कि पॉवर्टी लाइन में है, उनको रोजगार के कुछ अवसर देने के लिए प्रधानमंत्री जी इस विकसित भारत रोजगार योजना को लेकर आए थे। अब बात करें कि कब लेकर आए थे, तो गाइज इट केम इनटू इफेक्ट ऑन इन द ईयर 2025। तो 2025 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हु एस्टैब्लिश द बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन 1924? तो गाइस, बहिष्कार से हमारा मतलब यहाँ पर है, क्योंकि उस समय में जो दलित लोग थे, जो लोअर कास्ट वाले लोग थे, उनके साथ बहिष्कार किया जाता था। तो 1924 में जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश करी थी ये पर्टिकुलर सभा इन फेवर ऑफ ऑल दोज पीपल हु वर फेसिंग सच इश्यूज एंड सिचुएशंस। तो गाइस, बहिष्कृत हितकारिणी सभा जो है, वो उनके हित में रखने के लिए ये लेकर आए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन 1924। Okay, next है, which legendary England cricketer was formally knighted at a ceremony at Windsor Castle in 28 October 2025 for his outstanding contribution to cricket? तो एक ऐसे दिग्गज क्रिकेटर जो हैं, उनका नाम है जेम्स एंडरसन, जिनके लिए, और ये इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं, और इनके लिए एक सेरेमनी रखी गई थी विंडसर कैसल में 28 अक्टूबर 2025 के लिए, just in order for thanking him as he has shown some brilliant performance recently, और फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो कि उन्होंने क्रिकेट को दिया है, उसके लिए जेम्स एंडरसन के लिए ये सेरेमनी विंडसर कैसल में रखी गई थी। Okay, next is, which battle is considered the decisive battle for the establishment of British rule in India? So guys, इसका correct answer होगा Battle of Plassey. Battle of Plassey को ही हम decisive battle बोलते हैं, जिससे कि British rule establish हुआ था इंडिया में. So Battle of Plassey. Okay, which ASEAN country या Asian country is considered as the entry gate, या फिर आप कह सकते हैं gateway to India, ठीक है, entry gate जो कहलाती है। तो guys, इसमें आपका correct answer हो जाएगा म्यांमार, जिसको एंट्री गेट हम बोलते हैं टुवर्ड्स इंडिया। Okay, next is, where are the Earth's magnetic properties, magnetic field primarily generated? तो guys, Earth के जो magnetic properties होती हैं, वो outer core में generate होती हैं। So outer core आपका correct answer है। Next है, which is a famous traditional folk music and singing style of Haryana state? तो guys, हरियाणा state का एक काफी ज्यादा famous traditional folk music है, जिसको हम बोलते हैं रागिनी। तो रागिनी correct answer होगा।
नेक्स्ट अप वी हैव अंडर द CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट साल 2019 का जो आया था, विच रिलीजन्स माइग्रेंट्स आर प्रोवाइडेड विद द प्रोविजन फॉर इंडिया इंडियन सिटीजनशिप। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे माइग्रेंट्स हैं जिनको कि इंडिया की सिटीजनशिप देने का बताया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA 2019 के अंडर, जिसमें आती हैं हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ये वो कुछ रिलीजन है वहाँ के जो माइग्रेंट्स होते हैं, कुछ नेशंस के, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहाँ के कुछ इस रिलीजन के जो लोग हैं उनको सिटीजनशिप देने का वादा किया गया था। Okay, in which year was India's first लोक अदालत established or organized? तो guys ये चीज हुई थी आपकी साल 2020 में। Okay, Meena wants to manage startup and running programs in Windows 11. Which system command tool should she use? तो इस particular चीज के लिए अगर उसे कुछ command देना है तो it is going to be msconfig, because she wants to manage startup and she wants to run programs in Windows 11. She has to use this particular command, या फिर आप कह सकते हैं इस particular tool को, जिसे हम बोलते हैं msconfig. ओके, नेक्स्ट आपको बायोस की फुल फॉर्म पूछी गई थी, विच इज वेरी बेसिक, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग आप सभी ने सही आंसर किया होगा। सो बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इफ यू आर यूजिंग टर्मिनोलॉजी, इफ यू आर यूजिंग। ओके, नेक्स्ट इज द VBG RAM एक्ट 2025 हैज रिप्लेस्ड विच फॉर्मर स्कीम। तो इस पर्टिकुलर एक्ट ने कौन सी स्कीम को रिप्लेस करा है? तो गाइज वो है महात्मा गांधी मनरेगा, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं मनरेगा। Okay, a computer can perform the same task repeatedly without getting tired or losing concentration, unlike a human being. What is this characteristics of a computer called? Definitely, hum humans hain, so we have that tendency of getting tired or losing that concentration because we lose interest in doing the same monotonous thing over and over and over and over a time of over a time or over a period of time. लेकिन कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर इट्स अ मशीन, सो इट कैन परफॉर्म डिलीजेंटली। तो डिलीजेंस ही वो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की, जो कि उसको वो सेम टास्क परफॉर्म करना, बार 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 परफॉर्म करने के बाद भी it doesn't get tired or it doesn't lose concentration unlike we the human being does. ठीक है, so diligence is that particular characteristic. Okay, what are the products formed by the reaction of an acid and a base in a neutralization reaction? Obviously, अगर आपको एक neutralization reaction बनाना है, so firstly you have to mix two different solution, जो कि एक acidic हो nature में और दूसरा basic हो nature में। तो जब भी आप एक इस तरह का कोई मिक्सचर बनाना चाहते हैं एसिड और बेस को मिला के, जब आप एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? आपको सॉल्ट एंड वाटर को यूज करना है, बिकॉज दीज आर दोज टू प्रोडक्ट्स जिसमें आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर सकते हैं बाय मिक्सिंग देम टुगेदर। सो सॉल्ट एंड वाटर। Okay, next is which tissue is primarily responsible for the transport of water in water in plants? So guys, हम सब जानते हैं plants में काफी तरह के tissues present होते हैं, जिसमें एक होता है xylem, एक होता है phloem। अब xylem जो होता है वो responsible होता है for the transportation of water and minerals and etc etc। phloem जो होता है वो food particle को transport करने के लिए मददगार होता है। सो यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा जाइलम, बिकॉज जाइलम का प्राइमरी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो यही है टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स। नेक्स्ट आपको पूछा गया था हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो गाइस इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप्स इज मोस्ट सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो गाइस कॉटन के प्रोडक्शन के लिए, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए अगर कोई सॉइल है जो कि बहुत ज्यादा सुटेबल है, तो इट इज गोइंग टू बी ब्लैक सॉइल या फिर रेगुलर सॉइल, रेगुलर सॉइल जो बोलते हैं। सो ब्लैक सॉइल या फिर रेगुलर सॉइल जो भी आपको ऑप्शन में गिवन होगा, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर।
Okay, what was the main theme of World Polio Day celebrated on October 24, 2015? So guys, World Polio Day हम कब मनाते हैं ये चीज आपको ध्यान रखना है और ये आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है 24th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अब बात करें 24th ऑफ अक्टूबर को ये जो मनाया गया था दिस पर्टिकुलर वर्ल्ड पोलियो डे, तो उसमें उसका थीम क्या था? तो गाइज उसका थीम था एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो है थीम रखी गई थी वर्ल्ड पोलियो डे की, जो कि सेलिब्रेट करी गई थी। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 व्हिच स्टेट हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो गाइस ऐसी बहुत सारी स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, लेकिन सेंसस ऑफ इंडिया 2011 का जो सर्वे रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टेट है जिसके पास लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, सो इट इज अरुणाचल प्रदेश। Next question, who led the fresh excavation and discovery at the Rakhi Garahi site in Haryana during 2013-2016? अब guys एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे सुन लो। कुछ बच्चे थे जो कि मेरे पास आए और बोले कि मैम इसका करेक्ट आंसर तो हम डॉक्टर अमरेंद्र नाथ लिखे आए, बट लेट मी जस्ट टेल यू इसका करेक्ट आंसर इज नॉट डॉक्टर अमरेंद्र नाथ। आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ही नाम ऑप्शंस में गिवन थे, अमरेंद्र नाथ का भी ऑप्शन में गिवन था और वसंत शिंदे का भी ऑप्शन में गिवन था। बट गाइज यहाँ पर देखो लिखा क्या हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2013 से 16 की बात आपको पूछी गई है, लेकिन जो अमरेंद्र नाथ थे उन्होंने तो एक्सकवेशंस जो देखे थे वो देखे थे 1997 से लेके 2000 का जो फेज था ना, तब के एक्सकवेशंस उन्होंने देखे थे। अब आपका आंसर इसीलिए गलत हो गया क्योंकि 1997 से 2000 का एक्सकवेशन अमरेंद्र नाथ ने देखे थे, लेकिन बीसी जो प्रोफेसर वसंत शिंदे हैं उन्होंने लीड करा था सेकंड फेज ऑफ एक्सकवेशन जो रहा था साल 2006 से 2013 का। तो वो सारे एक्सकवेशन जो थे वसंत शिंदे ने देखे थे। अब क्योंकि आपको 2013 से 16 का पूछा था तो उसमें ऑब्वियसली आगे के भी जितने रहे हैं जो कि वसंत शिंदे के द्वारा देखे गए हैं, जिसमें जैसे कि उन्होंने डीएनए टेस्ट हो गया, वो सारी चीजें भी बताई हैं। जैसे आप यहाँ पे पूरी चीज पढ़ ही सकते हो। That the excavation and discovery at the Rakhi Garahi site in Haryana were led by Dr. Amarendra Nath during the first phase of excavation. ये याद रखना आप। 1997 से लेके 2000 तक का अगर कोई excavation का लीड फिर पूछा जाता है then it is going to be अमरेंद्र नाथ, लेकिन हाँ हाँ उसके बाद का पूछा जाता है तो इट इज वसंत शिंदे। अब अमरेंद्र नाथ ने क्या बताया था, उन्होंने रिवील करा था एविडेंसेस ऑफ द नॉर्थ हड़प्पन कल्चर डेटिंग बैक टू 2500 बीसी, ठीक है। अब प्रोफेसर वसंत शिंदे ने क्या करा है, उन्होंने सेकेंड फेज को लीड करा है और फिर उन्होंने इंक्लूड करे हैं डीएनए टेस्ट भी, जिससे उन्होंने एस्टेब्लिश करा है कल्चर कुड बी ओवर 4000 ईयर ओल्ड, मतलब 4000 साल पुराना भी हो सकता है। और बात करें कि जो थर्ड फेज है एक्सकवेशन का वो किसके द्वारा कंडक्ट करवाया गया है, सो जो थर्ड फेज रहा है एक्सकवेशन का वो कंडक्ट करवाया गया है बाय द एएसआई एंड डेक्कन कॉलेज पुणे, एंड दे हैव शोन दैट ये जो हरप्पन कल्चर है उसकी डेट्स जो हैं वो सारी चीजें इन्होंने बताई है। सो वसंत शिंदे आपका करेक्ट आंसर होगा। Okay, next, according to the FAO's Global Forest Resources Assessment 2025, to report, इसको FRA report भी बोलते हैं, ठीक है। What is India's FRA, ये रहा ना, फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट, ठीक है। सो इंडिया का जो रैंक था इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया वो आपको पूछा गया था। सो नाइन्थ गाइस आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द FAO's ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 में जो किया गया है, इंडिया की जो रैंक रही है वो नाइन्थ रैंक रही है इन द होल वाइड वर्ल्ड in terms of what, in terms of total forest area, accounting for approximately 2% ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। जो रिपोर्ट है वो हाईलाइट करती है कि इंडिया की सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस कितनी ज्यादा है सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को और एफॉरेस्टेशन एफर्ट्स को करने में, ठीक है। तो अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो इट इज गोइंग टू बी नाइन्थ इन द वर्ल्ड।
Okay, according to which article of the Indian Constitution is a person who was born in India, whose parents were born in India, or who had been an ordinary resident of India for at least 5 years before the commencement of the Constitution, considered a citizen of India. तो इसका सारा चीज इन सब से रिलेटेड जो है सिटीजनशिप से रिलेटेड वो आपके आर्टिकल 5 में गिवन है. सो आर्टिकल 5 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. Okay, next is who wrote the famous book Poverty and Un-British Rule in India? Un-British, यहाँ पर dash आएगा, okay? So it's दादा भाई नावरोजी जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, Poverty and Un-British Rule in India. Next and possibly the last question for today's video, who defeated Emperor Harshvardhana of Vardhan dynasty on the banks of the river Narmada? ठीक है, नर्मदा रिवर पे जो हर्षवर्धन रहे हैं, जो कि वर्धन डायनेस्टी के रहे हैं, उनको किसने हराया था? उनको हराने वाले थे पुलकेशन द्वितीय. तो पुलकेशन द्वितीय आपका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है गाइस, तो ये था हमारा रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 18 मार्च 2026, यानी कि आज का आपका डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस फर्स्ट शिफ्ट का. वो सभी क्वेश्चन जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं, जो कि हमें बच्चों के द्वारा पता चले हैं, उनके फीडबैक के द्वारा हमें पता चले हैं, वो हम सब आपके लिए लेकर आए थे इस वीडियो में. अगर आपने भी आज का एग्जाम दिया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए कि आपके कितने अटेम्प्ट्स रहे, आपका पेपर कैसा हुआ, पेपर आपको कैसा लगा, इजी, मॉडरेट, टफ, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन जिसने आपको काफी ज्यादा एग्जाम में ऐसा फील कराया हो कि नो इट्स वेरी टफ. तो वो सारा फीडबैक जरूर से बताइएगा, क्योंकि वो अपकमिंग शिफ्ट्स के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए गाइस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने यारों, दोस्तों, परिवारजनों सबके साथ शेयर कर देना जो कोई भी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, जिससे कि उनको भी मदद मिल जाए. ठीक है, सो गाइस आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रेलवे एनटीपीसी एग्जाम्स.